चैप्टर 4। सुबह की धूप हॉस्टल के कमरे में घुस रही थी। मोहित जमीन पर लेटकर सुबह की कसरत कर रहा था। राज शीशे के पास खड़ा बड़े ध्यान से अपने बालों में कंघी कर रहा था और एक खुशनुमा धुन बजा रहा था। ठंडे पानी से नहाकर तरोताजा माधव कमरे में दाखिल हुआ। उसकी गर्दन पर तौलिया था और उसके गीले बाल चमक रहे थे। माधव: ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाओ, हमें जल्दी ही कॉलेज के लिए निकलना होगा। मोहित फर्श पर लेटा हुआ: मेरा जाने का मन नहीं है। राज मुस्कुराते हुए: मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि तुम अपनी सजा का सामना नहीं करना चाहते। माधव मुस्कुराते हुए: बिल्कुल, आज से तुम आधिकारिक तौर पर बगीचे की देखभाल पर लग गए हो। बेहतर होगा कि तुम घास और खरपतवार से प्यार करना शुरू कर दो। मोहित आंखें घुमाते हुए: बहुत मजेदार। राज माधव की ओर मुड़ते हुए: वैसे अब तुम ठीक हो? कल रात तुम काफी परेशान लग रहे थे। माधव कंधों को उचकाते हुए: मैं ठीक हूँ, बस एक अजीब सा सपना था, कुछ गंभीर नहीं, इसकी चिंता मत करो। मोहित उठकर अंगड़ाई लेते हुए: सपने कोई बनी बात नहीं है भाई, मुझे तो हर समय बुरे सपने आते रहते हैं। जैसे वो वाला जब मैंने अपने पापा से स्पोर्ट्स बाइक मांगी थी, उन्होंने किसी एक्शन हीरो की तरह अपनी बेल्ट निकाली, मुझे सबक सिखाने को तैयार। राज और माधव जोर से हंस पड़े, जिससे कमरे में तनाव कम हो गया। राज हंसते हुए: मोहित, तुम हमेशा माहौल को हल्का करना जानते हो। माधव मुस्कुराते हुए: ठीक है, बहुत हो गया मजाक, चलो देर होने से पहले कॉलेज चले। तीनों दोस्तों ने अपने बैग उठाए और कमरे से बाहर चले गए। कक्षा में धीमी धीमी बातचीत का शोर मच गया जब राज रोहन की ओर झुककर अपनी नोटबुक पलट रहा था। राज मुस्कुराते हुए: तो रोहन, मुझे यकीन है कि तुमने विकास सर के नोट्स और असाइनमेंट पहले ही पूरे कर लिए होंगे। रोहन अभिमान से: बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करूँगा, तुम तो जानते हो कि मैं कैसा हूँ। राज मजाकिया लहजे में: हाँ, हमेशा खेल में आगे, मैं तो बस कुछ आइडियाज जानने के लिए पूछ रहा था। रोहन भौं उठाते हुए: जरूर, दुर्भाग्य से मेरे पास अभी मेरे नोट्स नहीं है, किसी और ने उन्हें उधार ले लिया है। राज: कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। राज ने कमरे में इधर उधर देखा, उसे एहसास हुआ कि माधव गायब है। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, माधव अंदर आ गया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह दूर दूर था। राज: अरे तुम कहाँ थे? माधव आराम से: कुछ ध्यान रखना था। इससे पहले कि राज आगे कुछ पूछ पाता, निक्की कमरे में घुस आई। उसकी आवाज ऊंची और स्पष्ट थी: ठीक है, सब लोग सुनो, मेरे पास कुछ एक्साइटिंग खबर है। निक्की की बात जारी रहने पर कक्षा शांत हो गई। उसका उत्साह संक्रामक था। इस रविवार हम हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। हम भोपाल से हिमाचल तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं। क्लास में उत्साह की फुसफुसाहट गूंज उठी। कुछ छात्र पहले से ही योजना बना रहे थे कि क्या पैक करना है और ट्रेन में किसके साथ बैठना है। निक्की पीछे की ओर इशारा करते हुए बोली: यात्रा का सारा विवरण नोटिस बोर्ड पर लगा है, कक्षा के बाद इसे जरूर देखें। राज ने माधव को धक्का दिया: लगता है ये यात्रा सच में हो रही है। आखिरकार कुछ तो है जिसका इंतजार किया जा सकता है। माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा: हाँ, देखते हैं क्या होता है। कक्षा में चहल पहल थी, लेकिन माधव विचारों में खोया बैठा था। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के हल्के ताल बजा रही थी। उसका मन सोने के सिक्के में उलझा हुआ था। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी जगह इसे छिपाने लायक नहीं लगती। शायद अगर मैं इसे किसी और को दे दूं तो बाद में वापस ले लूंगा, लेकिन नहीं, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। जिस किसी के पास ये सिक्का होगा, उसे भी वही भयानकता झेलनी पड़ेगी जो मैंने झेली है। मैं ये बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। उसके विचारों में बाधा पड़ी जब राज ने उसके दूर के भाव को देखा। अरे क्या हो रहा है? तुम कुछ देर से चुप हो। माधव झट से बोलते हुए गंभीर रूप से: अरे कुछ खास नहीं, मैं तो बस मोहित के बारे में सोच रहा था, पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा अभी। रोहन बात में शामिल होते हुए: वो बगीचे में सफाई कर रहा है, तुम उसे वहीं पाओगे। माधव खड़े होकर: ठीक है, मैं जाकर उसे देखता हूँ। राज तुम आ रहे हो? राज सिर हिलाते हुए: नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। माधव सिर हिलाते हुए: ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। माधव ने अपना थैला उठाया। उसके विचार अभी भी सिक्के के बोझ में उलझे हुए थे। वो कमरे से बाहर चला गया। धूप से भरे बगीचे में मोहित घास काटने वाली मशीन से जूझ रहा था। उसकी हताशा बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि घास के असमान टुकड़े बने हुए थे। मोहित बड़बड़ाते हुए: ये इतना कठिन क्यों है?
पास ही में एक बुजुर्ग माली ने उसकी चिड़चिड़ाहट पर हंसते हुए उसे सौम्य सलाह दी। बेटा, अपना समय लो, धीरे धीरे धैर्य के साथ करो, यही अच्छे काम का रहस्य है। मोहित भरते हुए फिर मुस्कुराते हुए, ठीक है काका, मैं कोशिश करूंगा, शुक्रिया। बगीचे के उस पार एक पेड़ के पीछे छिपी अनिका मोहित को देख रही थी। उसके चेहरे पर उत्सुकता और हिचक का मिला जुला भाव था। वो उसकी मदद करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन खुद को हिला नहीं पा रही थी। तभी मीरा उसके पास आई और उसकी निगाहें देख लीं। जो कि मोहित की तरफ देख रही थी। तभी मीरा ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या देख रही हो? मोहित की मदद करने की सोच रही हो क्या? अनिका ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं बस ये देख रही हूँ कि वो अपनी सजा ठीक से दे रहा है या नहीं। वो घबराई हुई सी व्यवहार कर रही थी। मीरा के जवाब देने से पहले ही तनाव को भांपते हुए रूपाली भी उनके साथ आ गई। रूपाली मुस्कुराते हुए, यहाँ क्या हो रहा है? मोहित के बारे में बात कर रही हो क्या? मीरा, बिल्कुल, मैंने अनिका को बताया था कि मोहित उसे हमेशा परेशान करता है और उससे ठीक से बात भी नहीं करता। उसे इसकी परवाह क्यों करनी है? नहीं जानती कि मोहित कैसा है। रूपाली डांटते हुए, मीरा ऐसी बातें मत करो, तुम उसे परेशान कर दोगी। अनिका असहज महसूस करते हुए दूर चली गई। मैं तो बस देख रही थी और कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रूपाली मीरा की ओर मुड़ी। रूपाली अस्वीकृति देते हुए, मीरा, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी, ये ठीक नहीं था। मीरा कंधों को उचकाते हुए, ठीक है, मुझे माफ करना, मैं बाद में मिलूंगी। इतना कहकर मीरा रूपाली को छोड़कर चली गई। जैसे ही माधव पास आया, मोहित ने अपने काम से ऊपर देखा और माथे से पसीना पोंछने लगा। मोहित मुस्कुराते हुए, मेरी वर्क को देखो भाई, मैं हर चीज में कितना टैलेंटेड हूँ, है ना? माधव मुस्कुराते हुए, मुझे पता है मोहित, तुम एक ट्रू टैलेंटेड ह्यूमन हो। दोनों हंस पड़े, लेकिन माधव का ध्यान कहीं और था। उसकी नजर बगीचे में घूम रही थी, उस शापित सिक्के को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। उसने फूलों की क्यारी के पास एक खूबसूरत पत्थर की बनी राजहंस की मूर्ति देखी। माधव, ये राजहंस की मूर्तियां बहुत प्रभावशाली हैं। क्या तुम्हें पता है कि इनकी कीमत कितनी है? मोहित ने अपना काम रोक दिया और सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ने लगा। मोहित, शायद 8,000 या 9,000 रुपए होंगे, मुझे लगता है। माधव, बुरा नहीं है, वे इसे एक्सपेंसिव दिखते हैं। मोहित अपने काम पर वापस लौटा तो माधव टहलते हुए राजहंस की मूर्ति के पास गया। उसने उसकी जटिल बनावट को ध्यान से देखा और उसके पैर के पास एक छोटी सी खोखली जगह देखी। माधव ने सोचा, ये तो बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ कभी नहीं देखेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा है, माधव ने तेजी से सोने का सिक्का गड्ढे में डाल दिया। उसने मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि कोई निशान न रह जाए, फिर सीधा खड़ा हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। माधव ऊंचे स्वर में मूर्ति की प्रशंसा करने का नाटक करते हुए, सुंदर शिल्पकला, ये वास्तव में बगीचे में 4 चांद लगा देती है। मोहित ने एक क्षण के लिए नजर घुमाई और सिर हिला दिया। वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि माधव की सूक्ष्म हरकतों पर ध्यान ही नहीं दे पाया। सिक्का सुरक्षित रूप से छिपाए जाने पर माधव को थोड़ी राहत महसूस हुई। कॉलेज भवन की दूसरी मंजिल पर वाइस प्रिंसिपल वो बाहें क्रॉस करके खड़े थे और नीचे बगीचे की ओर देख रहे थे, जहां मोहित घास से जूझ रहा था। उसके बगल में अमन खड़ा था। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट लेकिन शांत था। वाइस प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए, धन्यवाद अमन, आपकी सूचना के कारण ही हम अपराधी को पकड़ पाए। अमन विनम्रता से, सर, आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य था। मोहित को कॉलेज की संपत्ति का अपमान नहीं करना चाहिए था। वाइस प्रिंसिपल की आंखें मोहित पर केंद्रित हो गई, जो नीचे बगीचे के औजारों से जूझ रहा था। वाइस प्रिंसिपल कठोरता से, नहीं अमन, ये सिर्फ ठीक नहीं है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी के लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा में 20 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अमन मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इतना कहकर अमन ने माफी मांगी और संतुष्टि से चमकते हुए वहां से चला गया। वाइस प्रिंसिपल वहीं रोके रहे, उनकी नजर अभी भी मोहित पर टिकी हुई थी। वाइस प्रिंसिपल खुद से बुदबुदाते हुए, तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से छूट गए मोहित। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उनकी आवाज धीमी थी, शांत संकल्प से भरी हुई।
सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। कॉलेज के बगीचे में लंबी परछाइयां छा गईं। मोहित ने अपने माथे का पसीना पोंछा और उस रेख पर टिक गया जिस पर वो पूरे दिन काम करता रहा था। मोहित सांस छोड़ते हुए, आखिरकार घास कट गई। माली चाचा ने मोहित की पीठ थपथपाते हुए हंस दिया। बेटा, तुमने अभी केवल एक भाग ही पूरा किया है, दूसरी तरफ अभी और भी बहुत कुछ है। मोहित ने आह भरी, उसके कंधे झुक गए। मोहित, मैं कल इसका ध्यान रखूंगा काका। वाइस प्रिंसिपल मुझे को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। तभी राज और माधव हॉस्टल की ओर जाने वाले रास्ते से आते दिखाई दिए। राज मुस्कुराते हुए, मोहित भाई, आप तो इसमें माहिर हैं। ऐसी उत्कृष्ट बागवानी के लिए आपको कितना पैसा मिलता है? मोहित आंखें घुमाते हुए, बस मेरी मानसिक शांति के लिए इतना ही काफी है। चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले वाइस प्रिंसिपल ये फैसला करें कि अब मुझे पेड़ों की छंटाई करनी है। माधव मुस्कुराते हुए, मोहित तुम्हें आराम मिल गया है, चलो हॉस्टल वापस चलते हैं। जैसे ही तीनों दोस्त हॉस्टल की ओर बढ़े, कैंपस में शाम की ठंडी हवा बह रही थी। मोहित ने दिन भर की मेहनत के दर्द को महसूस करते हुए अपनी बाहें फैला दी, जबकि राज मजाक कर रहा था कि मोहित का भविष्य एक प्रोफेशनल माली के रूप में बन सकता है। हॉस्टल के कमरे के बाहर रात शांत थी, लेकिन अंदर हवा चहचहाहट से गूंज रही थी। मोहित अपने बिस्तर पर लेटा था, हाथ सिर के पीछे रखे छत को घूर रहा था। दरवाजा चरमराया और माधव चुपचाप अंदर आया। माधव ने कहा, मोहित, क्या तुम सो रहे हो? मोहित उठकर बैठते हुए कहा, अरे नहीं, बस आराम कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? माधव कुछ कह पाता इससे पहले ही राज मुस्कुराते हुए कमरे में घुस आया। राज ने कहा, मोहित माली, मुझे हॉस्टल के आंगन में एक गुलाब का पौधा चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक उगा सकते हो? मोहित आंखें घुमाते हुए कहा, जरूर, मुझे बस 6 महीने दे दो, या इससे भी बेहतर ये पैसे लेकर बाजार से एक गुलाब खरीद लाओ। राज ने कहा, ठीक है। अरे हाँ, वैसे मत भूलना, इस रविवार को हम हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। अफसोस है कि तुम यहाँ फंस गए। मोहित कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं घास काटने और पौधे उगाने की कला सीख रहा हूँ, बिना ट्रिप के भी मजा आ जाएगा मुझे। माधव ने बात काट के कहा, ठीक है, तुम दोनों फाइट शुरू मत करो। वैसे जब मैं पहले बगीचे में मोहित से मिलने गया था तो मैंने अनिका और मीरा को बातें करते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहस कर रही हों। मोहित मुस्कुराते हुए कहा, क्या अनिका? बिल्कुल, वो मुझसे लड़ने आई होगी, वो मुझसे लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। राज मजाक करते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उससे ठीक से बात नहीं करते और हमेशा उसे परेशान करने के तरीके ढूंढते रहते हो। मोहित बचाव करते हुए कहा, शुरू तो वो करती है, मैं तो बस खत्म करता हूँ। माधव ने आह भरते हुए कहा, अच्छा बस हो गया, चलो थोड़ी ताज़ी हवा में बाहर चलते हैं। जैसे ही वे हॉस्टल के आंगन की ओर बढ़े, माधव को राहत का एहसास हुआ। माधव के लिए पिछले 4 दिन सुकून से बीते थे। जब से उसने फ्लेमिंगो की पत्थर की मूर्ति में शापित सोने का सिक्का छिपाया था, तब से कोई असामान्य घटना नहीं घटी थी। हफ्तों में पहली बार उसे सुकून का एहसास हुआ। मोहित ने भी पूरी लगन से काम किया था, घास काटने और बगीचे की देखभाल करने में। शनिवार की सुबह मिस काजल कक्षा में दाखिल हुई। उनके सख्त व्यवहार ने ध्यान आकर्षित किया। मिस काजल ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, कल सुबह 8 बजे कॉलेज में इकट्ठा होना। वहां से हम अपनी यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाएंगे। ध्यान रखना कि तुम सब ठीक से व्यवहार करो और नोटिस बोर्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करो। कक्षा उत्साह से गूंज उठी। प्रिया रूपाली से फुसफुसाते हुए, क्या तुम सब तैयार हो? रूपाली, हाँ, सब सामान पैक हो गया है, तुम्हारा क्या हाल है? प्रिया आह भरते हुए, अभी नहीं, मुझे अभी सामान पैक करना है। अनिका मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो प्रिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। प्रिया मुस्कुराते हुए, शुक्रिया, लेकिन मैं संभाल लूंगी। कक्षा के दूसरे छोर पर माधव रोहन की ओर मुड़ा, जो एक किताब पलट रहा था। माधव, अरे रोहन, क्या तुमने अपना लाइब्रेरी का काम पूरा कर लिया? रोहन सिर हिलाते हुए, हाँ, सब हो गया। राज मुस्कुराते हुए झुक गया, ये यात्रा बहुत शानदार होने वाली है, हम इसका पूरा आनंद लेंगे। माधव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। जब छात्र यात्रा के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे तो माधव को भी उत्साह की एक झलक महसूस हुई। इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद उसके मन में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की सैर करने का विचार आया। देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद है कि आपको कहानी की व्याख्या पसंद आई होगी। सॉरी, वीडियो आने में देर हो गई। हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर 5 में क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।